और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ पुंछ में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में पूरे तौर से शराब पर पाबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को तुरंत पुंछ राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लगातार सुरनकोट के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वहां किसी भी कीमत पर वहां शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। इससे पहले मेंढर के लोगों ने जबरदस्त वहां एहतजाज किया है और हम सब जानते हैं कि राजौरी पुंछ बॉर्डर का एरिया है। पहले ही मिलिटेंसी की जद में राजौरी और पुंछ के लोगों ने बड़ा जुल्म और सितम सहा है, बड़ा नुकसान झेला है लोगों ने। और आज जब लोग वहां के पुरअमन तरीके से एहतजाज करके ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलना चाहिए। कोई अच्छी चीज नहीं है शराब, क्यों खुलनी चाहिए। और वहां के नौजवान देखो सड़कों पर हैं, वहां के जो डीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे मेंढर के हैं चाहे सुरनकोट के हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, लोग उतरे हैं, बुजुर्ग, खवातीन। और मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लेडीज ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये चीज ठीक नहीं है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से मुतवाना गुजारिश करता हूं कि फौरन सुरनकोट मेंढर के अंदर जो नई वहां शराब की दुकानें खुली हैं वो बंद कर दी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के जो मजहबी मरकज के लोग हैं उन्होंने मुझे फोन किया, नौजवानों ने किया, हिंदू मुसलमान हो सिख हो सबने मुझे फोन किया। ये चीज ठीक नहीं है। मैं जब 2014 में एमएलए बन के असेंबली में आया था, उस वक्त भी मैंने एक बिल असेंबली में पेश की थी कि जम्मू कश्मीर जो है यहां शराबबंदी होना चाहिए। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर जी, क्या समझा जाए जिस तरह से एक तरह से लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बाजार भी बंद किए गए, चक्का जाम भी किया गया, और अब जब रविंद्र रैना इस तरह की बात कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में है, वो भी कह रहे हैं कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, तो क्या ऐसा समझा जाए कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज अब और मजबूत हुई है? क्योंकि रविंद्र रैना बीजेपी जे&के यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, एमएलए रहे हैं राजौरी से, और राजौरी पुंछ पे उनकी अच्छी पकड़ है। और जब वो जैसे स्टैचर के लीडर इसका समर्थन कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए न सिर्फ उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया बल्कि हिंदी में और उर्दू में भी ट्वीट किया और ये रोष जताया। और इस जो दुकानें खुली हैं सुरनकोट में और इस तरह से पिछले दिनों मेंढर में भी, और उसके बाद जिस तरह से लोग एहतजाज पर आए हैं उसके खिलाफ उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, अपना एहतजाज दर्ज किया। तो जाहिर तौर पर जो एक बड़े लीडर का इस तरह से इस एजिटेशन में अपना सपोर्ट देना। और जब मैंने उनसे कहा कि क्या आप एलजी मनोज सिन्हा से इस बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं उनसे बात करूंगा, मैं वहां जा भी सकता हूं, वहां पे जो एहतजाज चल रहे हैं मैं उसमें भी शिरकत कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह का बड़ा स्टेचर का लीडर किसी एहतजाज को सपोर्ट कर रहा है, तो वो जो लोग जो एजिटेशन कर रहे हैं जो लोग, और इसमें सबसे बड़ी बात जो रविंद्र रैना ने खुद माना कि इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, इसमें हर एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें न कोई बीजेपी, न कांग्रेस, न कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, न कोई पीडीपी है, बल्कि इसमें जितने भी लोग सपोर्ट, वो आम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और विदाउट जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सपोर्ट कर रहे हैं। और लेडीज हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने तो ये भी जोड़ा इस बात को, उन्होंने कहा कि ये हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं।
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये किसी मजहब के साथ आप नहीं जोड़ सकते। उनका ये तो कहना है कि शराबबंदी जो है, शराब जो है वो सबसे बड़ी बिद्दत है और पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी करनी चाहिए। उनका ये बड़ा कहना है और बड़ी बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर। हालांकि मैंने उनसे जब पूछा कि जब ये लाइसेंस दी जा रही थी, नई शराब पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई थी, तो तब आपने इतना ज्यादा बोला नहीं। हालांकि उनका ये कहना था कि मैंने उस टाइम भी आवाज उठाई थी, लेकिन ये अपने आप में बात सही है कि उस वक्त जो आवाजें उठनी चाहिए थी उसके खिलाफ, उस शराबबंदी, उस शराब पॉलिसी के खिलाफ, लिकर पॉलिसी के खिलाफ, वो नहीं उठी है। और ये भी बात अपनी जगह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका ये कहना है कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा माध्यम है। जम्मू कश्मीर जैसी यूटी जो कि बहुत गरीब स्टेट मानी जाती है और पूरा डिपेंडेंसी सेंटर पे है, तो उस सूरत में यहाँ पे शराबबंदी करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन रविंदर रैना ज्यादा जोर इस पर दे रहे थे क्योंकि जो पुंछ और राजौरी एक बॉर्डर बेल्ट है, हसास इलाका है, सेंसिटिव एरिया है और वहां के लोग अब उठ खड़े हुए हैं, तो उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनके जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पर पूरा उतर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फिलफोर वहां पे बंद करनी चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो एहतजाज है उसमें बहुत तेजी आई है, लोग सड़कों पर है, उन्होंने एहतजाज भी किया, बहुत चकाजाम भी किया है। लेकिन अब सरकार इस पर क्या सोच रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस पर निर्णय लेती है, क्या इस पर लेती है, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से रविंदर रैना ने इस पर अपनी बरहमी का इजहार किया है, उसके खिलाफ बात की है, तो जाहिर तौर पर एक दबाव बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। और बराबर ट्विटर के जरिए और हमसे जब बात की तो बराबर ये कहा कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, एजिटेशन जो कर रहे हैं वहां पे भी जा सकता हूं। एलजी से उन्होंने गुहार लगाई है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें, जब यहाँ पे नए लिकर शॉप खुले थे कई जगहों पे, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जो एहतजाज का यहाँ पे सिलसिला था तो समीर क्या ये समझा जाए कि दरअसल गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी गवर्नेंस प्रो पब्लिक ही होनी चाहिए, और जहां तक मामला किसी भी अशिया की जो उसकी खरीद बिक्री का या उसकी सप्लाई का है, तो एक बहुत अक्सर ये कहा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड नहीं है तो फिर सप्लाई का मतलब क्या है? हर तरफ अगर एहतजाज हो रहा है, जम्मू में भी एहतजाज हुआ था शराब के खिलाफ, और ये अभी सुरनकोट या मेंढर इन जगहों पर भी एहतजाज अगर हो रहे हैं, मतलब ये है कि वहां के लोग चाहते ही नहीं है, तो फिर ये सप्लाई किसके लिए है? तो क्या पॉलिसी में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जब अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के रविंदर रैना, उनका भी ये कहना है कि वो लोग अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, बंद होनी चाहिए शराब की दुकानें, तो क्या ये समझा जाए कि पॉलिसी मेकिंग में जो है कुछ जल्दबाजी की गई थी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अगर इन इलाकों की बात करें, देखिए जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पे एजिटेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जो एहतजाज है उसका सिलसिला बंद हो गया था और वो सारा फिर खत्म हो गया था। लेकिन जिस तरह से पुंछ में, खासकर सुरनकोट एरिया और उससे पहले मेंढर में जिस तरह से एहतजाज हुए, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, इस पर फिर एक रिव्यू करना पड़ेगा कि जो शराब वहाँ की दुकानें खुली हैं वो अब नहीं खुलनी चाहिए। उसके लिए सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए, को फौरन तौर पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का एजिटेशन वहां चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वहां के लोग खुश नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग और हर एज के लोग वहां पे, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इस चीज पे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक, हम ये कहते हैं अलार्मिंग है, उसको अलार्मिंग बेल्स हैं, उसके लिए एक चेतावनी है कि वो इस चीज को देखे, इस चीज को समझे, और अगर लोग वहां पे नहीं चाहते हैं तो ये दुकानें वहां पे बंद करनी चाहिए। क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ी बिद्दत है, और अगर इस समाज वहां पे दुकानें ये चलती रहीं तो ये वहां पे जो समाज है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो विरासत है, वहां का जो एक तरीका है चलने का समाज में, उसको वो बहुत जख्म पहुंचाएगा, उसको बहुत क्षति पहुंचाएगा। तो उस सिलसिले में वो चाहते हैं कि सरकार ठोस कदम उठाए। हालांकि उन्होंने फरियादें भी की है, लेकिन अब जिस तरह से रविंदर रैना ने इस पे उनको सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सपोर्ट, इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी, जो बड़े लीडर हैं, वो भी इस पे सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर लगता है कि सरकार इस पे कुछ कदम उठाएगी, और खासकर पुंछ में जो ये शराब की दुकानें खोली गई हैं उनको बंद किया जाएगा। जी चलिए समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रविंदर रैना का ये कहना कि मैं खुद एलजी साहब से मौजबाना गुजारिश करूंगा कि शराब की दुकानें खोले जाने की ये जो पॉलिसी है इस पर गौर व फिक्र किया जाए और शराब की दुकानें इन इलाकों में न खोली जाएं।
आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है और वो खबर है यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। दरअसल समान नागरिक संहिता पर केंद्र को सलाह देते हुए डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 को खत्म करने जितना आसान नहीं है यूसीसी, और उनकी सलाह है कि केंद्र सरकार ऐसा कदम उठाने की कभी ना सोचे। ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना था। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, इसमें ट्राइबल है, इसमें जैन है, इसमें पारसी है। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शब्बीर, हमारे रिपोर्टर। शब्बीर, गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से और जिस अंदाज में यूसीसी के बारे में केंद्र को अपनी यह सलाह दी, उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि केंद्र की सरकार ऐसा ना सोचे, कभी ऐसा ना सोचे। क्या माना जाए कि यूसीसी को लेकर जो एक फिक्र है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलग अलग कम्युनिटी को लेकर के कई कम्युनिटी इसके बारे में फिक्रमंद है, कई लोग नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा वक्त है कि उन्हें अपना एक स्टैंड लेना होगा कि आया यूसीसी के साथ है या नहीं है? और क्या डीपीएपी ने ये स्टैंड लेकर कि हम यूसीसी के साथ नहीं है और केंद्र को वो एहसास दिला रहे हैं, बता रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने वो थोड़ा सा तंबीह के अंदाज में कहा कि ऐसा ना सोचें? क्या समझा जाए इसको लेकर के? ये उनका कहना और जो हालात हैं इसमें किस तरह से तालमेल बैठेगा? देखिए विशाल, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अगर हम पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, क्योंकि अगर वो यूसीसी पे डिबेट करते हैं तो वो एक एजेंडा बनेगा, और कई पार्टियां हमारी यहाँ प्राइवेट में भी जब बात होती है ऑफ द कैमरा पॉलिटिशियंस से, वो चाहते नहीं है कि इसको डिबेट का पॉइंट बनाए, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को होना है। मेन स्ट्रीम पे आएंगे जम्मू कश्मीर की। ये पॉलिटिकली करेक्ट बयान है जो गुलाम नबी आजाद का है, उनके वोट यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, कश्मीर की बात करें तो वो नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत में इस पे कोई पॉजिटिव बयान देना। और यूसीसी पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीडीपी का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल रहा, उन्होंने कई सवाल खड़े किए कि ऐसा जो इनका स्टांस है, तेज तरार बयान दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुखालफत है, लेकिन इस तरीके से वो बयान नहीं देते कि वो जरूर इतना कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन इस तरीके से बयान नहीं देते कि कोई बहुत तेज तरार बयान हो। गुलाम नबी आजाद का पॉलिटिकली करेक्ट बयान एक तरीके से इंतबाह भी, एक आप छुपी धमकी भी बोलिए कि इनका पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, और साथ में सलाह भी। तो बहुत ही एहतियात के साथ पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बयान देती हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। महबूबा मुफ्ती का आपने एक दिन पहले बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि हमें ये बताएं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें आती हैं। असल में वो ये कहना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी उसको इनहेरिटेंस के साथ जोड़ना चाहती है, जेंडर इक्वालिटी के ताल्लुक से जोड़ना चाहती है कि लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा, ज़्यादा 4 शादियां नहीं होंगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चूंकि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट करती हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को बराबर का हक मिले, शौहर चाहे वो डिबेटेबल इश्यू भी है या नहीं है, लेकिन कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति दूसरी शादी करे। तो ये चीजें लेके बीजेपी इसको एक तरीके से अपने पॉलिटिकल पिच पे खेल रही है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो इस दुविधा में हैं। वो ये भी नहीं चाहेंगी कि एक बड़ा इस पे डिस्कशन हो, डिबेट हो और फिर सवाल पूछें, क्योंकि उनको पता है इसका फायदा बीजेपी को मिलना है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि लोगों को ये लगे कि वो इसके हक में नहीं है या इसकी मुखालफत नहीं करना चाहती है। तो एक तरीके से बहुत ट्रिकी सिचुएशन, बहुत कैलकुलेटेड लोग बयानात दे रहे हैं। यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जाहिर सी बात है मुखालफत वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में इतना भी पिच हाई नहीं करना चाहती कि उनको ये शुबा है, ये खदशा है कि कहीं बीजेपी को उस डिबेट का, उस पिच का फायदा मिले।
लेकिन शब्बीर, गुलाम नबी आजाद ने जो अभी बयान अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया, वो तो कह रहे हैं कि इसमें सिख भी, पारसी भी, ईसाई भी, जैन भी और मुस्लिम के बाद आपने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी भी और भी कैसी कम्युनिटीज हैं। यानी उनका कहना है कि एक साथ आप कई कम्युनिटीज को नाराज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, आदिवासी खुद एक बड़ा जो है वो वर्ग है और कई राज्यों में है वो, तो आप एक साथ बहुत सारी कम्युनिटी को नाराज नहीं कर सकते, जो कि कई स्टेट्स में, झारखंड में या फिर झारखंड तो उसको लेकर बहुत जो आदिवासी कम्युनिटी वो उसको लेकर के एहतजाज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये मतलब आपने जैसा कहा कि एक पर्टिकुलर पार्टी है वो एक खास तरह से उसका एक पहलू या पिच जो है उस पर खेलना चाहती है। गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शायद जो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्हें ये अनएक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल विशाल, अपोजिशन का जो पूरा आर्गुमेंट है वो यही है कि डाइवर्सिटी इस मुल्क की ताकत है और डाइवर्सिटी आप खाली इनहेरिटेंस लॉज को या आप इक्विटी को, जेंडर इक्विटी को पूरा अलग नहीं कर सकते। कस्टम जो है वो आपका लॉ बन जाता है। तो यहाँ पे इतने वर्ग है, आपने देखा होगा कि जब भी कांग्रेस बात करती है वो गोवा की बात करती है, वहाँ के अलग कस्टम्स है, आदिवासियों की बात होती है, बाकी जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग कस्टम्स हैं, वो कुल मिला के फिर सवाल ये पूछते हैं कि आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं, उसको अलग कीजिए। तो आर्गुमेंट जो अपोजिशन का है वो यही है कि जो डाइवर्सिटी मुल्क की है वो डिस्टर्ब होगी। वही गुलाम नबी आजाद कहना चाहते हैं कि ये 370 एक खित्ते से उसका ताल्लुक था, जो एक स्टेट थी, जो यूनियन टेरिटरी बनी, बाद में 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, वो यहां तक महदूद था। ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, इसमें और सब कम्युनिटीज का अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, जो बाद में आपके कस्टमरी चीजें तो लॉ बन जाती है। तो ये आर्गुमेंट पूरा अपोजिशन का है जो इसकी अपोजिशन करती है। जो बीजेपी का अलग आर्गुमेंट है वो अपने तो तरीके से इसको एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं आपसे। जम्मू कश्मीर की हद तक अगर देखें तो क्या ये लग रहा है कि डीपीएपी के लीडर की इस तरह से खुले तौर पर ऐलानिया स्टैंड लेने का क्या असर बाकी पार्टियों पर भी होता नजर आएगा अनकरीब? जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत मतलब कि अभी वो एक तरह से उसको भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बयान दिया जाए, क्या स्टैंड लिया जाए, क्या दबाव बनेगा उन पर? देखिए विशाल, हाँ, बयान सबने दे दिया है। बयान पीडीपी का भी आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आया है, अपनी पार्टी का भी आया है, और डीपीएपी ने थोड़ा इसका पिच बढ़ा के ये कह दिया कि 370 जितना आसान नहीं है। और प्रैक्टिकली ये पूरी अपोजिशन जो है कांग्रेस को लेके मुल्क में वो यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी कम्युनिटीज हैं मुल्क में, इतनी जबानें हैं, इतने कस्टम्स हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। वही बात ये कह रहे हैं। अब जो मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ की हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इसके हक में बयान दे सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी इनकरेक्ट है और जो उनकी पोजीशंस है, स्टेटेड पोजीशंस, उसके खिलाफ भी है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रिकी सिचुएशन उनके लिए ये है कि वो इसका पिच इस तरह, इसको डिबेट बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले ये लॉ कमीशन ने इसको भेज दिया है, लॉ कमीशन ने बता दिया है, तो फिर क्यों वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वोट्स के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज पे वो इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर इस बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहां पर हम रुकेंगे 5 का 5 में, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और इस वक्त एक और अहम खबर, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा है कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे। जी हां, दलाई लामा ने कहा है कि हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे, बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि चीन अब बदल रहा है और उसे यह एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूं। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है और मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people
their spirit very strong. So you see, in order to deal with Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially, you see, contact with me. Okay. और विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, दलाई लामा का ये जो बयान है ये कई परतें खोलता है। इतने सालों से जो तिब्बत को लेकर चीन का स्टैंड रहा है और चीन को लेकर जो तिब्बतियों का स्टैंड रहा है, अब जो दलाई लामा कह रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? देखिए विशाल, काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। 6 दशक हो गए हैं। दलाई लामा 6 दशक से हिंदुस्तान के देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं और अब वो यहाँ पर रच बस गए हैं। कई मरतबा तो ये कह चुके हैं कि वो जितने तिब्बतियन हैं उससे ज़्यादा कहीं भारतीय हैं, क्योंकि भारत में रहते हुए उनको हर मान सम्मान तमाम सारी चीज़ें जो है भारत में मिली हैं और भारत के ही जरिए उन्होंने देश और दुनिया भर में जो है अपना आध्यात्मिक संदेश दिया है और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो भारत की मार्फत जो है वो मिला है। तो ऐसे में जो है वो भारत का गुणगान हमेशा करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो उनका बयान ऐसे मौके पर आया है जब वो लद्दाख की यात्रा पर जा रहे हैं। लद्दाख की उनकी आध्यात्मिक यात्रा 1 महीने की यात्रा है जिनके लिए वो आज धर्मशाला से निकल रहे थे, तो उन्होंने ये बयान दिया है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि लद्दाख की जो सीमाएं हैं वही चाइना के साथ जाकर जो वो मिलती हैं, और ऐसे मौके पर अगर इस तरह से बयान देते हैं कि उनको स्वायत्तता नहीं चाहिए, स्वायत्तता यानी चीन से तिब्बत को स्वायत्तता नहीं चाहिए, लेकिन बार बार उनके जो बाकी के जो एग्जाइल टिबेटन्स हैं वो हमेशा से उसके लिए संघर्ष करते रहे हैं वैशाल, और कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी इस आंदोलन में उन्होंने दी हैं स्वायत्तता के लिए खास तौर पर। और ऐसे इतना सब होने के बावजूद भी आज उनके सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा जो है इस तरह से बयान उनका आ रहा है कि वो जो है वो स्वायत्तता नहीं चाह रहे हैं बल्कि उनसे बातचीत चाह रहे हैं। और चीन भी आज समझ चुका है कि तिब्बतियों की जो स्पिरिट है यानी भावना है वो कितनी सशक्त है, और उनको ये भी समझ आ गई है, यानी उनका ये कहना था कि चाइना को ये भी समझ आ गई है कि बिना दलाई लामा के वो तिब्बतियों की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और उनकी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए उनके जो आधिकारिक और अनौपचारिक तरीके से वो लोग जो है उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं और वो हमेशा ही जो है उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब 17 मार्च 1959 को जब उनकी ओर से जो वो रात के अंधेरे में वहां से निकलकर जो है वो भारत के लिए वो आए थे और महज 15 दिन के अंतराल में उन्होंने इतने पहाड़ों का सीना चीर कर जो है वो भारत हिंदुस्तान की सीमाओं में जो है वो वहां पर एंट्री की थी, उसके बाद से जो है हिंदुस्तान के ही होकर रह गए। वो हिंदुस्तान की मार्फत कई जगहों पर गए हैं, लेकिन चाइना ना तो वो चाइना जा पाए हैं और ना ही अपने स्वदेश वापस लौट पाए हैं। और ऐसे इतना सब होने के बावजूद हिंदुस्तान ने जो है जब से दलाई लामा हिंदुस्तान में आए हैं उसके बाद से क्या कुछ सहा है हिंदुस्तान ने। चाइना की थ्रेटनिंग, चाइना का अटैक, यानी हम लोग नहीं भूल सकते हैं वो 17 अक्टूबर 1962 वाला दिन जब चाइना ने अटैक कर दिया था ये कहते हुए कि दलाई लामा को वहां से भगाने में कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, तत्कालीन सरकार का हाथ था। उन्होंने इतना तक नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था वैशाल की वहां पर जो 1959 में जो तिब्बत में विद्रोह हुआ था वहां पर वो विद्रोह उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारत की तत्कालीन सरकार का हाथ था और वो चाहते थे कि ये विद्रोह हो और उसके बाद दलाई लामा को वहां से निकाला जाए और निकालकर जो भारत में लाया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। और हम सब जानते हैं कि क्योंकि उसके बाद जब वो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो वहां से दलाई लामा किसी तरह से अपनी जान बचाकर जो वहां से भागे थे और उसके बाद जो यहाँ पर आकर बसे थे, और उसके बाद किस तरह से चाइना का जो प्रेशर जो है वो हर जगह पूरे देश और दुनिया में जो है भारत के प्रति उनका रवैया रहा है, यह हम सब नहीं भूले हैं। लेकिन जिस तरह से आज उनका बयान आया है उससे निस्संदेह जो है कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जाहिर सी बात है आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है वो मिलेगा भी। और जो एग्जाइल टिबेटन्स है वो इस बारे में क्या सोचते हैं, हालांकि वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का ये बयान जो आया है उसको वो पहले समझेंगे, समझने के बाद ही उस पर जो है वो अपना मुंह खोलेंगे और बाकायदा चर्चा भी होगी, क्योंकि एग्जाइल टिबेटन्स की जो गवर्नमेंट है वो भी धर्मशाला से ही चलती है। और
ये तमाम लोग जो है निश्चित तौर पर कोई चर्चा भी कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग अपनी ये बुला सकते हैं, उसमें चर्चा कर सकते हैं कि आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी और आगे उस पर क्या कुछ बोलना है। वैसाल बिल्कुल विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।